Hello everyone, good evening to all. Today we are discussing American Senate most powerful second house in the world, यानी जो अमेरिका में पार्लियामेंट का सेकंड हाउस है, सीनेट जिसको कहते हैं, तो उसके शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण हैं, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जनरली जब हम लोग किसी भी देश में पार्लियामेंट के दो हाउसेज को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो लोअर हाउस होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है बजाय कि परमानेंट हाउस के या अपर हाउस के। बट जो सेकंड हाउस है यूएसए में, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सीनेट के शक्तिशाली होने के कारणों में पहला है सीनेट का छोटा आकार, यानी जो सदस्य संख्या है सीनेट की। देखिए, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है। पहला जो हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 435 जिसके मेंबर होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और 435 मेंबर्स जो वो होते हैं, 2 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है। इसके बाद जो दूसरा सदन है वहाँ का, तो उसके लिए जनरली जो वहाँ पर यूज तरीका जो यूज किया गया है, जो भी टोटल स्टेट है, हर स्टेट से 2 डेलीगेट जो स्थायी सदन है वहाँ का, जो दूसरा सदन है सीनेट, उसमें चुन के आते हैं। तो एट प्रेजेंट टोटल 50 स्टेट्स आर इन अमेरिका। तो इस हिसाब से जो सदस्य संख्या है वो हर राज्य से 2 डेलीगेट के हिसाब से 100 हो जाती है। तो 100 सदस्य हैं, तो छोटे आकार की वजह से ज़्यादा जो डिस्टरबेंस है वो नहीं हो पाती है, और व्यवधान पैदा नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से पीसफुली जो वो डिसीजंस लिए जाते हैं, चर्चा की जाती है। तो जो उसका छोटा आकार है, एक तो पावरफुल होने की मेन वजह ये है। ठीक है, नेक्स्ट है सदस्यों का लंबा कार्यकाल। यदि हम लोग वहाँ के प्रतिनिधि सदन के साथ, जो लोअर हाउस है वहाँ का, उसके साथ यदि कंपेयर करें, तो वहाँ उनका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो जल्दबाजी में एक किस्म से फैसले लेने की संभावना रहती है, चर्चा की संभावना रहती है, या फिर ज़्यादा जो वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। इस वजह से अगर यदि इसके मुकाबले जो सीनेट के सदस्यों का हम लोग कार्यकाल की बात करें, तो उनका 6 वर्ष का रहता है। तो 6 वर्ष काफ़ी हो जाते हैं, और री इलेक्शन भी सदस्यों का होता रहता है। 30-30 साल तक भी जो मेंबर है सीनेट के वो चुने जाते हैं, वो पद के ऊपर रहते हैं। तो इस वजह से जो लंबा अनुभव उनका होता है, जो लंबा कार्यकाल होता है, तो उस वजह से भी वो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। जो भी प्रशासनिक महत्वपूर्ण जो फैसले लेने होते हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, या जो भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो अहम फैसले लेने होते हैं, तो उनकी जो जानकारी है वो ज़्यादा हो जाती है। उनके पास ज़्यादा टाइम रहता है, कोई उनको जल्दबाजी नहीं रहती कि जनता के बीच में जाना है और अपने को साबित करना है। तो पर्याप्त समय उनको मिलता है। ओके, नेक्स्ट है सफाई सदन, यानी ये परमानेंट हाउस है, ये है भंग नहीं होता है। और जो प्रतिनिधि सदन है वो भंग होता है, हर 2 साल के बाद उसके नए इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। मीन्स जो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों का इलेक्शन कर लिया जाता है। तो इस वजह से जो ये सदन है ये अनवरत रूप से चलता रहता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसका भंग नहीं होता, पूरे सदस्य कभी भी उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं होता है। तो हर 2 साल के बाद चेंजिंग जरूर होती है, उसमें रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो एक ये भी कारण है कि जो सीनेट है वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा जो वो ध्यान दे पाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष चुनाव, यानी डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था है। अब यदि डायरेक्ट इलेक्शन की देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि पब्लिक खुद वोट करती है। अब यदि हम लोग अमेरिका की जो व्यवस्था है, उसको यदि हम लोग भारत और इंग्लैंड के साथ कंपेयर करें, तो इंग्लैंड में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और मोस्टली तो वहाँ के जो लॉर्ड हाउस है, जो वहाँ का दूसरा सदन है, क्योंकि हम लोग दूसरे सदनों की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो दूसरा सदन है इंग्लैंड में, तो मूल रूप से तो जो भी जैसे ऑलमोस्ट जो मेंबर्स हैं उसके वो पैतृक रूप से चुने जाते हैं। 10% जो मेंबर बच जाते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष इलेक्शन उनका होता है। भारत के दूसरे सदन भारत का जो दूसरा सदन है वो राज्यसभा है। तो उसके इलेक्शन के लिए हम लोग देखें तो कोई उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, उसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो एमएलए होते हैं, एमएलए आगे जो हो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, खुद लोग वोट डालते हैं। अब यदि आप प्रत्यक्ष चुनाव से सदस्यों का इलेक्शन करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनको जो पावर है वो भी महत्वपूर्ण पावर उनको देनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता के प्रति इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और जो पूरी स्टेट का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, दो जो भी मेंबर होते हैं। अब मान लो कैलिफोर्निया जैसी कोई बड़ी स्टेट है, तो उस बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व 2 सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है सीनेट में। तो इस वजह से
डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था है तो ज़्यादा जो वो पावर्स का यूज किया जाता है सदस्यों की तरफ से, और जो संवैधानिक तौर पर पावर दी भी गई। ओके। नेक्स्ट है विशेष कार्यपालिका शक्तियाँ। विशेष कार्यपालिका शक्तियों में हम लोग दो सबसे अहम लगा सकते हैं। एक तो है अपॉइंटमेंट को लेकर के, यानी जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं संघीय सरकार में जिनका भी अपॉइंटमेंट होता है, तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसकी जो मंजूरी होती है वो सीनेट प्रदान करती है। तो अंतिम तौर पर यह सीनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कार्यपालिका में किस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट है संधि और जो समझौते होते हैं उनको परमिशन देना, उनको अप्रूवल देना। जो भी राष्ट्रपति की तरफ से जो फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी विभिन्न देशों के साथ जो ट्रीटी एग्रीमेंट्स जो किए जाते हैं, चाहे वो बायलैटरल है या मल्टीलैटरल है, तो उनके रिगार्डिंग भी जो अप्रूवल है वो अंतिम तौर पर सीनेट देती है। यदि सीनेट उनको मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी संधि या समझौता जो है वो लागू नहीं होता है अमेरिका का किसी भी देश के साथ। तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पावर ये दूसरे सदन को उन्होंने दे रखी है कि ये भी कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है समान वैधानिक शक्तियाँ। देखिए हम लोग यदि कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ या किसी अन्य देश के साथ, तो वहाँ पर जो लोअर हाउस होता है, तो लोअर हाउस को वैधानिक स्तर पर ज़्यादा पावर उनको मिली होती है, और कम पावर होती है दूसरे सदन के पास। लेकिन जो जैसे अमेरिका की भी हम लोग बात करें तो सीनेट को बराबर की पावर है। जो भी जैसे लेजिस्लेटिव इश्यूज हैं, जो पावर्स हैं, कानून बनाने को लेकर के बराबर की पावर है। और जितना चेंज प्रतिनिधि सदन कर सकता है उतना ही चेंज सीनेट भी कर सकती है। तो इक्वल पावर जो वैधानिक रूप से है, तो इसके शक्तिशाली होने की ये भी एक वजह है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ, यानी जो फाइनेंशियल मैटर्स है। फाइनेंशियल मैटर्स में तो सेकंड हाउस को बहुत ही नगण्य पावर दी गई है, बहुत ही कम पावर दी गई है। शून्य के बराबर शक्तियाँ जो वो मिली होती हैं। यदि हम लोग भारत में जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो नंबर एक, तो जो मनी बिल है वो राज्यसभा में पेश ही नहीं हो सकता है। तो 14 डेज तक राज्यसभा उसको अपने पास रख सकती है। उसमें अगर कोई इस तरह का चेंज कर सकती है जो लोकसभा को मंजूर नहीं, तो वो होगा नहीं। तो और इसी तरह की जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड में पाई जाती है। लेकिन अमेरिका में हाँ, मनी बिल जो होता है वो प्रतिनिधि सदन में ही लाया जाता है। लेकिन जो सीनेट है वो पूरे के पूरे मनी बिल को चेंज कर सकती है, उसमें जो ऐसा संशोधन कर सकती है जो उसको वाजिब लगता है, और वार्षिक बजट को रोक सकती है। प्रेसिडेंट के ऊपर एक किस्म से जो भी जैसे अगर वो बजट पास करवाना चाहते हैं, फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मनी बिल सबसे अहम होता है। तो फाइनेंशियल पावर है जो सीनेट की, वो बड़ी शक्तिशाली पावर है। ओके। नेक्स्ट है भाषण की असीमित स्वतंत्रता, यानी जो सीनेट के मेंबर हैं वो अपनी मर्जी से जितनी देर तक वो बोलना चाहते हैं सदन सदन में जितनी देर तक वो बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनको विशेष तौर पर ये अधिकार है, और उनको बीच में कोई भी रोक नहीं सकता है। हालांकि 2/3 बहुमत के द्वारा उनको रोका जा सकता है, लेकिन वो बड़ा इजी नहीं रहता है और वो एक टफ प्रोसेस रहता है। तो कितनी भी देर वो चाहें वो अपनी बात रख सकते हैं। तो एक ये जो अधिकार है ये बड़ा विशेष तौर पर विशेष एक अधिकार है। तो सदस्य अगर विभिन्न एस्पेक्टों को शामिल करना चाहता है, अगर वो कोई डिटेल में कोई इस तरह की कोई बात रखना चाहता है, तो वो उसको बोलने का पूरा अधिकार है। कोई लिमिटेड जो वो टाइम उसको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है सीनेट की एकता, यानी जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनके आपस में भी बड़ी अच्छी जो वो एक बॉन्डिंग रहती है, और जो भी सीनेट के विशेषाधिकार हैं उनको बचाए रखते हैं। सीनेट की जो गरिमा है उसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। सीनेटोरियल शिष्टता का जो वहाँ पे एक प्रचलन है, एक किस्म से जो एक सिद्धांत के तौर पर है, तो उसको उसको जो वो टूटने नहीं देते हैं। यानी राज्यों में जब भी कोई किसी तरह की नियुक्ति होती है, तो सीनेट के जो 2 सदस्य होते हैं उस राज्य के, उनकी सहमति होना आवश्यक होता है। अगर नहीं होता है तो सीनेट जो हो ऐसे किसी भी बिल को, किसी भी नियुक्ति को वो फिर वैलिड नहीं मानती, वो अप्रूवल नहीं देते हैं। तो ये जो यूनिटी है, तो इस यूनिटी की वजह से एक प्रेशर जो वो सरकार के ऊपर पड़ता है वहाँ पे। तो सीनेट की एकता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ओके। नेक्स्ट है योग्य व्यक्तियों का सदन, यानी जो जो भी जैसे नोबल पीपल हैं अमेरिका के, जो भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो लंबी राजनीति पारी खेलना चाहते हैं, तो वो सीनेटर जो वो बनना पसंद करते हैं, यानी सीनेट का मेंबर बनना पसंद करते हैं। और विभिन्न फील्ड से जो भी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यहाँ पर स्थान मिलता रहा है, और वो जो अहम फैसले हैं वो लेते रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जो जैसे एक किस्म से कम कार्यकाल के नेता होते हैं, यानी जो शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स जिनको करनी है तो वो चूज करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करनी है तो वो
सीनेट को हमेशा चूज करते हैं। नेक्स्ट है संसदीय सरकार का अभाव। संसदीय सरकार में होता क्या है? संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो जो राज्यसभा हो, जैसे जो दूसरा सदन होता है, तो दूसरे सदन के प्रति कार्यपालिका लगभग उत्तरदायी नहीं रहती है, क्योंकि सरकार गिराने की जो पावर होती है संसदीय सरकार शासन प्रणाली में, वो लोअर हाउस के पास होती है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली ही नहीं है, तो इस वजह से जो पावर के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन व्यवस्था के स्तर पर अमेरिका में नहीं हुआ है। ओके। नेक्स्ट है महाभियोग न्यायालय, यानी जो सीनेट है वो महाभियोग न्यायालय के रूप में काम करती है, इम्पीचमेंट कोर्ट के रूप में काम करती है। यानी जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, महाभियोग जिनके ऊपर अमेरिका में लग सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो उपराष्ट्रपति है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय है या संघीय सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, तो उनको यदि पद से हटाना है तो महाभियोग होता है। महाभियोग में होता क्या है कि जो पहले जो चर्चा होती है वो होती है, जो आरोप लगाया जाता है वो प्रतिनिधि सदन में, लेकिन उसके बाद जो जांच करने की जिम्मेदारी रहती है, यानी महाभियोग के ऊपर जो पूरा एक्शन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीनेट के हाथों में रहती है। तो इस वजह से महाभियोग न्यायालय के तौर पर भी सीनेट की पावर जो वो महत्वपूर्ण हो जाती है, जब वो विभिन्न बड़े पदाधिकारियों को पद से मुक्त कर सकती है, हटा सकती है। नेक्स्ट है जांच समितियों में भूमिका, यानी जो इन्वेस्टिगेशन कमिटीज बनती हैं। अब इसमें भी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, अगर वो संवैधानिक तौर पर कोई गलत करते हैं, सरकारी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर यदि कोई बड़ी लापरवाही सामने आती है, और उनके अगेंस्ट जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो सीनेट निभा सकती है, और कोई कमेटी गठित करी जा सकती है, और उस कमेटी के बेस पर एक्शन जो वो लिया जा सकता है। तो विभिन्न इस तरह की जो कमेटियाँ हैं वो सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट जो वो बनती रही है, और सीनेट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सीनेट जो दूसरा सदन है अमेरिका का, उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण है? क्योंकि उसमें उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हाउस, सेकंड हाउस के तौर पर माना जाता है। ओके, थैंक यू।